प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। अभी ठीक है ना भाई? आज हम कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य में वितान पुस्तक का प्रथम पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व जी, और कुमार गंधर्व जी का जन्म सन 1924 ईस्वी और मृत्यु सन 1992 ईस्वी में हुई। इनके पाठ परिचय में आपको बताया गया है कि इनके द्वारा किस तरह से संगीत के क्षेत्र में भी अत्यंत उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जैसा कि इनका जन्म सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में हुआ। मूल नाम शिवपुत्र सड्डी दारमैया कामकली था इनका, और 10 वर्ष की उम्र में ही आपने गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई है। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन में देखा जाता है। लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और अपने स्वरों में बांधकर कुमार गंधर्व ने अपने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है, और इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत भी किया गया है। तो इन्हीं की एक रचना है यहाँ पर लता मंगेशकर, जो कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ नाम से इन्होंने लिखा है। आज इसे आप पढ़ने जा रहे हो। देखिए पाठ शुरू करते हैं अपन पुस्तक में। देखिए आप लोग भी कि बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यानी रोज रेडियो सुनता था, ऐसी आवाज नहीं, कुछ अलग आवाज मुझे सुनाई दी। वह स्वर सीधे मेरे कलेजे में जा बढ़ा। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायिका दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए हुए इन्हीं की बेटी कोमल आवाज में सुनने का मुझे अनुभव हुआ। लता मंगेशकर, मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में से ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारे विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए थे। तो इसी तरह नूरजहां का कहीं अपना कोई जमाना हुआ करता था, लेकिन नूरजहां से भी कहीं आगे पहुंच जाती है लता मंगेशकर। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायकों में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत का विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। यानी शास्त्रीय संगीत को देखने का तरीका भी बदला, चूंकि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए चित्रपट संगीत से भी जनता का एक रुझान संगीत के प्रति बढ़ा। छोटी बात कहूंगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, तो उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। लता इस जादू का कारण नहीं है? अर्थात है, क्योंकि लता के गाने के कारण ही लोगों की आवाज में वो धुन में गाने की क्षमता पैदा हुई है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करेगा ही करेगा। तो वही बात लता के गानों के अंदर देखने को मिलती है। यह स्वाभाविक ही है। चटपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं लोगों के कानों में पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, और इसी कारण हम देखते हैं कि स्वर का ज्ञान भी बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ में नहीं होती जा रही है। इस तरह की लय में भी प्रकार उन्हें सुनने पड़ने लगते हैं, और आकारयुक्त लय के साथ उसकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है संगीत क्या होता है। संगीत की विविध ताल, विविध लय, विविध आवाज वो आज उनके जहन में देखी जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया और सामान्य मनुष्य में संगीत विषय अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है, यानी सहयोग किया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया, कौन ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को मैं सहसा मालूम नहीं होता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था
और या ताल त्रिताल, यानी इस बारे में आदमी को आम आदमी को इसकी कोई महसूस नहीं होता, लेकिन इनके द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा, संगीत विविध धाराओं के द्वारा ही उनको ये बात समझ में आने लगी। उसे जब चाहिए था वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और वह स्वाभाविक ही है जो लता के गानों में या गायकी में देखा जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य, जैसे ही गान पान हो तो वह संगीत है। यदि संगीत में गान पान है, लय है, ताल है, तो कहें तो श्रेष्ठ है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गान पान मौजूद मिलेगा, अर्थात गायकी उसमें मौजूद होगी। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है, यानी गाने की सौंदर्य। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता, यानी स्वर उनके बिल्कुल साफ, निर्मल और स्वच्छ नजर आते हैं सुनने में। उसके पहले की पासल गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथा उसके गाने में एक मादक उद्दान दिखता था नूरजहां के में, लेकिन इसके में कहीं अमादक मिठास। लता के स्वरों में कोमलता और मधुरता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वो उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। बात में आने बेटा है ना। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों के स्वर की ओर इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना नहीं रहा जाता। यानी यदि लता के बारे में हम देखें तो उनके बराबर यदि हम दृढ़ता देखें तो कहीं देखने को नहीं मिलती। लता के गानों की एक और विशेषता देखने को मिलती है कि उनका नाद में उच्चार। सबसे पहली विशेषता उन्होंने देखी, उनके गानों में मिठास है, मधुरता है, और दूसरा नाद में उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों को अंतर स्वरों में आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। ये बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो गई है, यानी उनके नाद उच्चार की स्थिति बहुत श्रेष्ठ दिखाई। ऐसा माना जाता है लता के गानों में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त हुआ है, पर मुझे खुद ये बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत के गाने लता की बड़ी उत्कटता से गाए हैं। यानी कहने का मतलब है करुण रस की अपेक्षा मुग्ध श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति लता के गानों में अधिकतर देखी जाती है। मेरी दृष्टि में उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है, यानी तेज आवाज में। गाने में संगीत दिग्दर्शक और उससे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। ये उतनी जितनी जोर से आवाज में गाती है, ये उन दिग्दर्शकों का या उनके गानों को देखने वालों का, सुनने वालों का एक अलग भाव है कि वो उतने जोर से क्यों चिल्वाते हैं उसे, जबकि तो वो तो बहुत मधुर धीमी आवाज में भी दिखाए तो भी उतनी मादकता और उतना ही नादोच्चार देखने को मिल सकता है। तो एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है यहाँ पर कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। तो मेरे मत से तो यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। इसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चितपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। यानी शास्त्रीय संगीत का अपना एक अलग रजिस्टर होता है और चितपट संगीत का अपना एक अलग। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलदले और चपलता चितपट संगीत का मुख्य गुणधर्म होता है। यानी संगीत, शास्त्रीय संगीत और चितपट संगीत दोनों की यह विविधता देखने को मिलती है। चितपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चितपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चितपट संगीत वाले गाने को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चितपट के किसी गाने को और एकाध खानदानी शास्त्रीय संगीत की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों की कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक को कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ कि दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। बिल्कुल बात यहाँ पर सही है कुमार गंधर्व ने कि लता के 3 या 3.5-4 मिनट के गाने में जो आनंद अनुभूति होती है वो शास्त्रीय संगीत के 3 या 4 घंटे कर बैठ करके सुनने के बाद भी नहीं होती। तो यहाँ पर श्रेष्ठता किसको मानेंगे हम, जो 3 मिनट में हमें वो आनंद प्राप्त हो जाता है। स्वर लय शब्दार्थ का यहाँ त्रिवेणी संगम होता है।
और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। जैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या। अंत में हम रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहरना उचित ही है। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गान पर प्राप्त होता है वो केवल शास्त्रीय बैठक में पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, अपितु गाने की सारी मिठास, सारी ताकत, उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत की जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे संवाद साधा जाए, उसमें समाविष्ट होता है। चित्रपट संगीत के अंदर किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वर द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में भी अंतर होगा। अर्थात चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत की हम तुलना करें तो जो आनंद हमें 3 या 4 मिनट के अंदर प्राप्त होता है वो शास्त्रीय संगीत में 3 या 4 घंटे में प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में हम चित्रपट संगीत को ही प्राथमिकता देंगे। इसके द्वारा ही लोगों में एक संगीत के प्रति रुचि जो पैदा की है वो लता का ही योगदान हम कह सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे का खानदानी गायक के सम्मान ही मानना पड़ेगा। इसका भी प्रमुख कारण है, क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों ने मुझे भी एक प्रश्न पूछना है कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? हमें जवाब मिलेगा नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि खानदानी गवाहियों का ऐसा ही दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, अपितु उल्टे सुधार दिए। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति में नहीं करूंगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 3 मिनट के अंदर जो अभिव्यक्ति, जो आनंद अनुभूति हमें होती है वो 3 या 4 घंटे की शास्त्रीय संगीत की महफिल में नहीं होती। फिर इसका प्रश्न ये भी है कि क्या 3-4 घंटे की महफिल लता मंगेशकर जमा सकती है? तो हम कह सकते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जो 3 और 4 मिनट के अंदर जो आनंद अनुभूति जो प्राप्त होती है, क्या कोई और गायक ऐसा दिला सकता है? अर्थात नहीं दिला सकता। तो ये क्षमता किसके अंदर है? केवल लता मंगेशकर के। इसलिए हम कह सकते हैं लता नंबर 1 की बेजोड़ गायिका भारत की है। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय संगीत बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने पहली हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, जो लता के गानों में देखने को मिलता है। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषय का अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। मुझे ऐसा लगता है कि उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रोजगारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शन में उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को उन्होंने खूब लिखा है। अर्थात इन सारी भाषाओं में चित्रपट संगीत ने अपना अपना स्थान, अपना वजूद रखा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में परिजन की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियां, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, परिजन बोलते बादलों के समय पकाने वाले गीतों के लिए संबोधन है यहाँ पर। ऋतुचक्र समझने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट शहर सुधार गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी वो करते रहेंगे। थोड़े में मैं कहूं तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, बहुत विस्तार पूर्वक है। वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्वक ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से उसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है, जो हम देखते आ रहे हैं। ऐसे चित्रपट संगीत क्षेत्र की तरह अनाभिषिक्त सम्राज्ञी हैं लता मंगेशकर। और भी कई पासर गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता सभी से अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से यह गाती आ रही है और फिर भी इसकी लोकप्रियता अबाधित है।
लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है, लेकिन ये काम लता मंगेशकर ने किया है। ज्यादा क्या कहूं, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे, यही नहीं प्रदेश में उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे हैं। ये क्या चमत्कार नहीं है, और ये चमत्कार हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। तो इन सब बातों के आधार पर हम मान सकते हैं लता भारत की बेजोड़ गायिकाओं में से नंबर 1 है। ऐसा कलाकार शताब्दी में शायद एक ही पैदा होता है, और ऐसे कलाकार आज हम सबके बीच हैं। हमें अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य कि हम ऐसे कलाकार के दर्शन अपनी आंखों से कर पाए हैं। तो इसी तरह आज ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। लता की एक अद्भुत शक्ति, अद्भुत ताकत, या अद्भुत लय और गाने की ताकत को आज कुमार गंधर्व के माध्यम से हमने इस पाठ में पढ़ा। इसी के साथ आज ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी के।